लेकिन यहाँ से आगे मार्केट की रणनीति क्या होगी, आज का एक्शन कैसे पढ़ना चाहिए, एंड बड़े पैमाने पर अगर आप देखें बजट तक एंड बजट के बियॉन्ड क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जाने माने फंड मैनेजर और इकिगाई एसेट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल जुड़ रहे हैं। पंकज, गुड मॉर्निंग। पंकज, कंपनी का नाम मेरे को एकदम पसंद है। आई रेड दैट बुक, क्या उसी से इंस्पिरेशन मिली? यस हर्षदा, अगर आप देखें तो ये बुक काफी क्लोज है एंड कंसेप्ट वाइज अगर आपके दर्शकों को बताऊं तो इसका मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ। और अगर ये देखें इकिगाई होता क्या है, ये 4 चीजों का सम्मेलन है। व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। एंड हमें लगता है कि लास्ट 2 डेकेड से हम इन्वेस्टर्स के लिए कंपाउंड कर रहे हैं वेल्थ, एंड यही हमारा इकिगाई है। एंड दैट्स व्हाई द कंपनीज नेम हम लोग ने इकिगाई रखा। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब मार्केट में भी ऐसा कुछ इकिगाई मिलेगा क्या इस समय, अगर कोई नया निवेश के लिए उतर रहा है पंकज? तो अगर आपका व्यू और निवेशक का अगर टाइम होराइजन लंबा है तो मार्केट हर समय आपको कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए रहेगा। बट इस समय हमें लगता है कि एज इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स हमें रिस्क मैनेजर ज्यादा, फंड मैनेजर कम होना चाहिए। बिकॉज लास्ट 2-3 साल मार्केट बहुत चैरिटेबल रहा है हर निवेशक के लिए। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रही है कि रिस्क अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है हर पोर्टफोलियो में, और वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं बहुत ऊपर आ गए हैं। अगर आज हम देखें तो हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी 2007 में जो पीक किया था 150%, वहां पर वापस पहुंच गया है। एंड अगर हम फॉरवर्ड बेसिस पर भी देखें, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स, तो कई सेक्टर्स में एक बबल जोन, एक फ्रॉथी जोन डेवलप हो गया है। और यहाँ प्रॉब्लम यह है कि गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस समय थोड़े से कॉशियस होके नेक्स्ट 12-18 महीना हमें ठीक से नेविगेट करना होगा मार्केट में। और हमें लग रहा है कि जो इस तिमाही के और नेक्स्ट तिमाही के नतीजे आएंगे वो थोड़ा स्लो हो सकता है। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो एनएसई 500 कंपनियों ने करीबन 30% इंक्रीज किया मुनाफे में। बट इस साल हमें लगता है कि ये नंबर 30% से घटकर 13 से 15% के बीच में हो। और जब ये नंबर होगा तो इस टाइप की वैल्यूएशंस को सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मार्केट में। और हमें लग रहा है नेक्स्ट 6-8 महीने में चाहे क्या ट्रिगर होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा हाइंडसाइट में। बट थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। कई सेक्टर्स, कई जोन जहां पर बबल वैल्यूएशंस हिट हो गए। बबल वैल्यूएशंस के लिहाज से पंकज, आपको कौन सा वो एक सेगमेंट लग रहा है जहां से इस समय ही दूरी बना लेनी चाहिए? क्योंकि जो बड़ा ट्रिगर आएगा वो इनफैक्ट 2 हफ्तों में है। वो बजट रहेगा 1.5 हफ्ता टू बी प्रिसाइज। उससे पहले कहीं पर आपको लग रहा है कुछ कॉशन सेट इन होना चाहिए या फिर लोगों को थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए? हाँ, मतलब अच्छा जी, अगर मैं आज काफी सारी कंपनियों को देखता हूँ तो एक चिंताजनक विषय आ रहा है कि काफी सारी कंपनियां अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस स्टॉक प्राइस में दिखा रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरे इंडस्ट्रियल कैप गुड्स को देखता हूँ, ये 5-10 साल में हमारा मेक इन इंडिया, फैक्ट्री टू द वर्ल्ड कंसेप्ट सही है। बट नियर टर्म में जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन है वो बहुत ज्यादा है, और वैल्यूएशंस 50 से 100 पी के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां पर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। सेकंड, आप कई कंपनियों में देख रहे हैं कि मार्केट कैप 20 से 30 हजार करोड़ है, लेकिन वो कंपनियां कैश फ्लो लास्ट 5 साल से नहीं बना रही। एंड फाइनली हमारा ये मानना है कि टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी, बट कैश इन बैंक इज रियलिटी। अगर कोई कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है, खाली मुनाफा बढ़ाता जाए, तो वो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, फाइनली वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी उस कंपनी के अंदर। और अभी हम देख रहे हैं कि सारे निवेशक ये बेसिक जो इन्वेस्टिंग की होती है उसे इग्नोर कर रहे हैं और नरेटिव्स और मिथ्स के तरफ कैरिड अवे हो रहे हैं। वहां थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, बिकॉज फाइनली अगर कैश फ्लो नहीं है तो कंपनियों का ग्रोथ प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये सारे चीजों को आप बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग के ऊपर वापस चले जाए, मिथ्स और नरेटिव्स को इग्नोर करें,
तो हमारे हिसाब से जर्नी ठीक रहेगी। बट अगर आप उसमें गलती करते तो कहीं ना कहीं इसका आपको भरपाई करना पड़ेगा। अच्छा पंकज जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। बैंकों के लिए बीते 2 साल काफ़ी अच्छे रहे, मतलब इसमें से अगर मैं 8 क्वार्टर्स को देखूं तो जिसमें वो दौर था जब रेट कट्स हो रहे थे, आप स्ट्रॉन्ग एनआईएम्स एंजॉय कर रहे थे, फिर लास्ट 2 क्वार्टर्स से एनआईएम्स टॉप आउट हो गए, उसके संकेत मिलने लगे। बट 2 चीज़ें हैं, एक स्ट्रगल है डिपॉजिट ग्रोथ, उस पर बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं, और सेकेंड चीज़ है सब्सटेंशियल ड्रॉप इन कासा डिपॉजिट्स जो लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है। आप इसके मद्देनज़र बैंक्स पे व्यू क्या रखते हैं? जब आपका ये कोशिश, जो मैं कॉशियस कमेंट्री सुन रहा था, बैंक्स पे इस मद्देनज़र आपका व्यू क्या है? वीरेंद्र जी, आपने बहुत सही पॉइंटर्स को हाईलाइट किया है बैंकिंग पर। और अगर रिलेटिव वैल्यूएशन में देखें तो आज बैंकिंग एक सेक्टर है जहां पर आप वैल्यूएशंस आपके फेवर में है, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में, और काफी जो नेगेटिव्स हैं वो प्राइस्ड इन है। डिपॉजिट एक चैलेंज है, एंड हम सारे बैंकों के अपडेट को देखें जून तिमाही के, उनमें देखा कि कासा काफी प्रेशर में है, और उसके कारण जो निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो भी प्रेशर में रहेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर हम लास्ट तिमाही जो मार्च का तिमाही देखा था, उसमें 87 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज है पूरे 500 कंपनियों में इंडिया, जिसमें कि बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, सारी कंपनियां आ जाएंगी। और उसमें ये दिखा कि उन्होंने स्टिल 24% अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर किया। हमारा ये मानना है कि आने वाले ये साल में भी डिस्पाइट ऑफ एनआईएम प्रेशर और क्रेडिट कॉस्ट बीइंग बेस्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनियां ओवरऑल मार्केट से बेहतरीन कर सकती है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, और वैल्यूएशन इतनी अनडिमांडिंग नहीं है। तो हमारा रुझाव पॉजिटिव रहेगा, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ है। ओके, ये बैंक्स पे आपका व्यू है। अच्छा पंकज जी, साथ ही साथ थोड़ा सा बैंक्स के साथ साथ अब एनबीएफसीज की तरफ अपना जो हम इस बातचीत को लेकर चलते हैं। अब एनबीएफसीज में भी 2 तबके और थे, एचएफसीज, दूसरा था गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के पीछे गोल्ड की प्राइस में इजाफा ये बड़ा कारण था, और एचएफसीज ने बीते 6 महीने में डोमिनेट किया, आई मीन चेजिंग रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट एंसिलरी। आपका व्यू इन दो स्पेस में उन लोगों के लिए जो अच्छा पैसा बना के बैठे हैं, क्या अभी भी यहाँ पर अपसाइड बाकी है, या फिर एक रीजनेबल प्राइस है प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए? वरिंदर जी, अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से एचएफसी जो है एक ग्रोइंग सेक्टर है, और हमें लगता है कि यहाँ पर डिमांड फॉर लोन काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है आने वाले फ्यू सालों में। और रियल एस्टेट पर हमारा रुझाव पॉजिटिव है अंडरलाइन। हमें लगता है कि हम मिडल ऑफ द साइकिल में है, एंड ऑफ द साइकिल में नहीं है, और 4-5 साल की रियल एस्टेट में तेजी और चल सकती है। अगर अंडरलाइन व्यू पॉजिटिव है और डिमांड फॉर लोन अगर ग्रो किया, तो जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ऑब्वियसली रिस्क आपको देखना पड़ेगा, किन कंपनियों में क्या रिस्क है और वैल्यूएशन रिस्क कहाँ पर सबसे ज्यादा है। अगर उसको आप सिक से संभाल लिए तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एरिया रहा है। इवन बैंकों के लिए भी अगर आप देखें कि कौन से पोर्शन उनके लोन ग्रोथ में सबसे ज्यादा है, तो वो एक हाउसिंग दिखता है, एक पर्सनल लोन दिखता है, कॉर्पोरेट क्रेडिट आज भी सबड्यूड है। तो हमें लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां काफी ठीक कर सकती है। लेकिन पूरे एनबीएफसी सेक्टर में अगर आप देखें तो वैल्यूएशन इतने रीजनेबल नहीं है, काफी महंगे हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज लोग मार्केट इग्नोर करते हैं कि अगर आप आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट देखो तो उन्होंने एक चीज मेंशन किया है कि जिस तरह बैंक्स में सीईओ के अपॉइंटमेंट के लिए बैंक बोर्ड को आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है, आज वो एचएफसी और एनबीएफसी में वो चीज नहीं है। हो सकता है, उन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में लिखा है कि आने वाले समय में ये चीज उनके लिए भी आ सकती है। तो ये अगर आया तो थोड़ा रेगुलेटरी ओवरहेड हो सकता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। पंकज, जब आज के पर्सपेक्टिव से टेक्नोलॉजी कंपनियों में एक अच्छा खासा रुझान बना है, आई एम श्योर आपने टीसीएस की कॉन्फ्रेंस कॉल के डिटेल सुने हैं या पढ़े हैं।
कंपनी अभी भी ये नहीं कह रही है कि द वर्स्ट इज ओवर, हालांकि उसके कुछ साइंस ड्रॉप करने लगी हैं। क्या इनके नंबर्स जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आई है, आई एम श्योर आप स्पेसिफिकली कंपनी पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे, अगर कर सकते हैं तो प्लीज गो अहेड, सिग्नल्स है कि परहैप्स ये रेवेन्यू जो बॉटम आउट होना था वो मामला हो चुका है, अब यहाँ से कुछ टेलविंड्स ही पकड़ेंगी ये कंपनी आप और कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है आईटी में? ये सशता जी, अगर आप देखें तो हमें ये उम्मीद थी कि ये क्वार्टर इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा आईटी कंपनियों में, बट इंक्रीमेंटल हमारा चैनल चेक्स ये सजेस्ट कर रहा है अक्रॉस द, और जो भी डेटा पॉइंट्स हम यूरोप और यूएस से देख रहे हैं कि इंक्रीमेंटल डिमांड पिकअप होना स्टार्ट होना चाहिए। और वो कल टीसीएस की कमेंट्री में भी हमने सुना कि ओवरऑल सेक्टर में पिकअप स्टार्ट हुआ है। कई सेक्टर जो बीएफएसआई और बाकी सबड्यूड थे, वहां पर उम्मीद है कि आने वाले तिमाहियों में बेटर होगा। और अगर ओवरऑल सेक्टर की वैल्यूएशंस को देखें तो इतनी महंगी नहीं है जो रिलेटिव टू द मार्केट। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है कि इन कंपनियों में सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ ओवरऑल सेक्टर का रहेगा, बिकॉज उनकी बेस काफी बड़ी है। उस बेस पर और ग्रोथ लाना थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, बट एक भाव पर सेक्टर अट्रैक्टिव है, बिकॉज ये एक सेक्टर है जो कैश फ्लो निकालता है एंड कैश प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनियां। तो कोई भी कंपनी जब आपको 4 से 5% फ्री कैश यील्ड पर मिले, वो खराब के मार्केट में ही मिल सकती है जब डिमांड एनवायरनमेंट खराब हो, लेकिन वो कैश फ्लो आपको एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे देती है। तो ये हिसाब से अगर देखें तो आईटी नेक्स्ट 12-18 महीने से एक सेफ जोन है जहां पर आपको रिस्क कम है। आज के मार्केट में मेरा ये रुझाव है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन शुड बी मोर देन कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आप कैपिटल प्रिजर्व कर लिए इस साइकिल में, तो आने वाले साइकिल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो गलतियां कम करनी है, कैपिटल प्रिजर्व करना है, उस अगर माध्यम से देखो तो आईटी एक सेफर जोन लगता है। हाल फिलहाल में ये हाइब्रिड गाड़ियों को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट्स उत्तर प्रदेश में आए। ऑफ कोर्स वो शायद पॉलिसी और रिवाइज होगी, रिफाइन होगी, लेकिन ये ईवी वर्सेस हाइब्रिड की जो जंग छिड़ी थी और उसमें क्लियरली वो हाइब्रिड के केस में मारुति की सेल्स पिकअप होने लगी कर्टसी द टाई अप दे हैव डन विद टोयोटा, वो बहुत सही बैठा था। लेकिन इस समय ऑटो सेक्टर पर आपका रुझान क्या रहेगा पंकज? कंसिडरिंग एक तो मॉनसून में पिकअप, वो भी एक अच्छा साइन है, उस लिहाज से भी टू व्हीलर साइड पर डिमांड बनती दिखाई दे सकती है, लेकिन ये फोर व्हीलर सेगमेंट और ये एसयूवी वाला मार्केट जो सबसे ज्यादा एक्शन में रहा है इन कंपनियों के लिए। हमारा रुझाव ऑटो के तरफ पॉजिटिव है, लेकिन इसमें 4 सेगमेंट्स हैं, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स, जिसको हम फार्म इक्विपमेंट। हमें लगता है इस साल फार्म इक्विपमेंट और टू व्हीलर्स थोड़ा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हमें रूरल में थोड़ा अपटिक दिख रहा है। लेकिन हमारा चैनल चेक्स ये सजेस्ट कर रहा है कि इन्वेंट्री लेवल पैसेंजर व्हीकल में थोड़ा ज्यादा है एट द डीलर साइड, और डिस्काउंट स्टार्ट हो गए अक्रॉस द मॉडल्स, अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि ऑटोज में आफ्टर 2-3-4 साल बाद अक्रॉस द बोर्ड डिस्काउंट्स है और इन्वेंट्री लेवल्स ऊपर है, तो इसे हमें वेरी क्लोजली वॉच करना होगा। कमर्शियल व्हीकल्स में ये फीडबैक आ रही है कि थोड़ा डिमांड वीक है, और हो सकता है कि इस साल फ्लैटिश टू मार्जिनल डिक्लाइन हमें कमर्शियल व्हीकल्स, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में दिखना पड़े। तो हमारा ये मानना है कि ऑटो ओईएम से बेटर है कि आप ऑटो एंसिलरी से आप उसे प्ले करें, क्योंकि ऑटो एंसिलरी के पास आपको डाइवर्सिफाइड अप्रोच रहता है। उनके पास कमर्शियल व्हीकल्स भी है, पैसेंजर भी है, टू व्हीलर्स भी है, कई में ट्रैक्टर्स भी है, और कई सारी ऑटो एंड कंपनी इंडिया में अब ऑटो के अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी केटर कर रही है। उनका जो पूरा टेक्सचर है कंपनी का, वो भी चेंज हो रहा है आने वाले सालों में। कई कंपनियां डिफेंस, एरोस्पेस की तरफ भी जा रही हैं, और उनकी कैपेबिलिटी है उस तरफ। तो मोर देन ऑटो एएम हमारा पोर्टफोलियो में रुझाव रहेगा कि आप ऑटो एंसिलरीज जो सारी सेगमेंट्स को केटर करती है उन पर ध्यान दें, और वैल्यूएशन वहां भी रीजनेबल है, कोई आउट ऑफ बैक नहीं है। अच्छा पंकज जी, एक और तबका, मतलब स्पेस, मैं इसको नॉट एग्जैक्टली फार्मा, इसे हेल्थ केयर कॉल करूँगा।
पोस्ट कोविड स्पेशली आई थिंक 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक हालांकि उस टाइम तो कोविड रेवेन्यूज़ थे और जो कोविड जिन कंपनियों का कोविड मेडिसिन पोर्टफोलियो था वो अच्छी कर रही थी, बट उसके बाद फार्मा में अंडर परफॉर्मेंस थी। बट इस पूरे 3-4 साल में हॉस्पिटल स्टॉक्स ने बहुत मूव दिया। मेरे ख्याल से सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं। डायग्नोस्टिक में प्राइस वॉर थी, लेकिन अब थोड़ी सेटल हुई है। प्राइसेस विजिबल है कि इंक्रीज हो रहे हैं, स्टॉक्स पे इम्पैक्ट भी है, और इंक्लूडिंग फार्मा। इन 3 स्पेस पे विद इन ए बास्केट आपका व्यू क्या इस वक्त? वीरेंद्र जी, अगर आप देखें तो हमारा फार्मा और हेल्थ केयर के तरफ रुझाव पॉजिटिव है। पहले फार्मा को लेते हैं। सो ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट काफी अच्छा कर रहा है और मंथ ऑन मंथ जो डेटा आपको दिखता है AICD का और बाकी एजेंसियों, वो ये पॉइंट कर रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड जो फार्मा की है वो हाई सिंगल डिजिट से ग्रो कर रही है एंड कई कंपनियां उसको बीट कर रही हैं। सो डोमेस्टिक एक कैश काउ है और कई सारी कंपनियां डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा काम कर रही हैं। अब अगर हम US देखते हैं, जो 4-5 साल से काफी तकलीफ में था और वहाँ प्राइस इरोजन काफी स्ट्रांग थी, वहां पर इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया। लास्ट ईयर इसी समय करीबन 8 से 10% का प्राइस इरोजन हम जेनरिक ड्रग्स में देख रहे थे, वो अभी घट के 4 से 5% हो गया। और जितने छोटे प्लेयर थे जो 5-6 साल में एंटर किए थे, उन्होंने वो स्पेस को वकेट करना चालू कर दिया। तो अगर हम US साइड से देखें तो पॉजिटिव सरप्राइजेस आ सकती हैं और डोमेस्टिक स्टेडी है जो ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ की संभावना जो लास्ट 4-5 साल से सबड्यूड थी और हमने लास्ट 12 महीने में भी देखा, वो अर्निंग पॉजिटिव सरप्राइज आई। और हमारा मानना है कि 12-18 महीने में भी यहाँ पर स्टेडी ग्रोथ आपको दिखना चाहिए और वैल्यूएशंस अपने फेवर में है, कोई आउट ऑफ वैल्यू। दैट्स एक साइड। सेकंड, हम आते हैं हॉस्पिटल्स में। इस सेक्टर में निवेश करने के लिए आपको थोड़ा लॉन्गर टर्म होराइजन रखना होगा, बिकॉज इंडिया में पेनिट्रेशन आज भी हॉस्पिटल्स पर बेड अगर देखें तो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, और ये ग्रोथ सेक्टर है। बट नियर टर्म में सारी कंपनियां हॉस्पिटल स्पेस में काफी सारा कैपिटल एडिशन कर रही हैं, चाहे वो ब्राउनफील्ड हो या ग्रीनफील्ड हो। और हमें लगता है कि नेक्स्ट 3 से 4 साल में जो आज की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसमें करीबन 70% से बढ़ोतरी होगी। मतलब इंक्रीमेंटल नया कैपेसिटी 70% और ऐड होगा जो आज की कैपेसिटी। सो एक नियर टर्म में थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर और यूटिलाइजेशन प्रेशर आ सकता है, बट अगर इस सेक्टर को आप लंबे समय तक देखो तो इस सेक्टर में काफी पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ द अंडर पेनिट्रेशन ऑफ द हेल्थ केयर साइड। तो हमारा मानना है कि अगर इसको रखना भी है तो उन कंपनियों के साथ रहना है जहाँ कैपिटल एलोकेशन अच्छी है, वो अच्छे ज्योग्राफीज में जाके अपना नया हॉस्पिटल्स या सेंटर्स खोलूंगी और कैपिटल एलोकेशन पर फोकस है। बिकॉज ये चीज में आपको अपफ्रंट इन्वेस्ट करना है, लेकिन जो आपकी रेवेन्यू है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हॉस्पिटल चल पड़ता है तब आपको उसकी बेनिफिट दिखती है। तो ये सेक्टर को हम थोड़ा सा, आज वैल्यूएशन महंगा है, थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे, लेकिन इसे अगर लंबे समय तक रखना है तो ये एक सेक्टर अच्छा लगता है। सो ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेस में अगर हम देखें, सम अप करें तो हमारा रुझान पॉजिटिव। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड हैव अ ग्रेट